जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन सभी जगह झंडारोहण होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झंडारोहण करेंगे। आप सभी अपने अपने घरों में झंडारोहण करें और घर से बाहर ना निकले ताकि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो सके। कोरोना वायरस के केसेस भारत में 28 लाख के पास हो गए हैं, जिस वजह से भारत के केसेस बढ़ते। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि भारत की जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है, 70% के आसपास चल रही है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए जब तक कि वैक्सीन सही से ना आ जाए। कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं और कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे हमारी मेडिकल टीम को पूरा सैल्यूट है, पुलिस टीम को पूरा सैल्यूट है, और जो होम ग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो हर जगह डिलीवरी कर रहे हैं सामानों का, उन सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से पूरा सैल्यूट है। वो इस कोरोना टाइम में पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग तो अपने घर में ही हैं। जो सब्जी वाले हैं ये लोग भी पूरा एकदम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं ताकि आप लोग घर से बाहर ना निकलें। फिर भी मैं आप सभी से कहता हूँ कि जितना हो सके आप लोग अपने घर पे ही रहें। चलिए, आज इंडिपेंडेंस डे। आज मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स तो मैं डेली पढ़ाता ही हूँ, आज भी मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके साथ आज का जो इम्पोर्टेंट दिन है भारत के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो आकाश में लहरा रहा है। इसकी सीमा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है कि ये कितना सुंदर लगता है जब ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। आज जब ये राष्ट्रीय ध्वज फहराता है तो आपके जैसे लगता है कि शरीर में एकदम नस चढ़ गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुदगुदी से होने लगती है। आज 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से। इसी दिन से इंडिपेंडेंस डे मनाना जाने स्वतंत्रता मिली अंग्रेज़ों से, इसीलिए इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1948 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। देखिए फ्रेंड्स, ये है लाल किला, रेड फोर्ट। ये जो द्वार बोला जाता है, देखिए ये जो द्वार बोला जाता है जहाँ पे झंडा है, इसी को लाहौरी गेट कहते हैं। इसी लाहौरी गेट पे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडारोहण करते हैं। देखिए, अब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन लाल किले से जो झंडारोहण हुआ ये 1948 से शुरुआत हुआ। भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं आज जो झंडारोहण करेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, कितने उनके कार्यकाल हैं, कि क्या क्या उनके टर्म में क्या क्या सर्विसेज अच्छी हुई, कौन कौन सी सर्विसेज बनी, क्या उनके कार्यकाल में क्या चीज़ की कमी हुई, इन सभी के बारे में एक विस्तृत जो है मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और आई बटन में भी आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके पूरे भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं अब तक के, सभी का कार्यकाल देख सकते हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। चलिए अब शुरुआत आज का टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहले तो अब देखिए, जब इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडारोहण होता है। उसके साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गान जो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है, इसको गाया जाता है। कौन सा है? जनगण मन। अब देखिए, जनगण मन जो है, इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये पहले हिंदी में नहीं लिखा था फ्रेंड्स, ये पहले बंगाली में लिखा हुआ था। ब्राह्मो शोस्त्र के पहले 5 छंदों में से यह पहला है जिसे नोबल बंगाली लेखक ने लिखा है। भारतीय निर्वाचन असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित कर दिया। जो राष्ट्रगान है इसको घोषित कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को।
पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन थे उसमें गाया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से पहले वंदे मातरम गाया जाता था, उसकी जगह पे जनगण मन राष्ट्रगान को घोषित कर दिया गया भारत का। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन इसको लिखा था। देखिए, भारत के बारे में कुछ विशेष बात मैं आपको बताऊं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बर्फ की चोटी है, बर्फ की ऊंची और ठंडी चोटियों से लेके गर्म समुद्र तट भी हैं, जहां रेगिस्तान भी है, जो सदाबहार वन भी हैं। यह एकमात्र देश है जहां आप सभी मौसम देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत की पूरब से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, जिसमें ना जाने कितनी भाषा, कितनी संस्कृति, पर्यावरण, सभ्यताओं और विचारधाराओं जैसे विविधता समेटे हुए है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, जहाँ पे या तो हमेशा ठंड रहती है, या तो वहाँ हमेशा गर्मी रहती है, या वहाँ पे पहाड़ होगा, या वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान होगा। लेकिन भारत एकमात्र दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की तरह हिमालय भी आपको, लद्दाख जैसे ठंडी पहाड़ियाँ भी हैं, और समुद्र जैसे एकदम गर्म तट जैसे मुंबई चेन्नई के समुद्र तट भी हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तान भी है, राजस्थान में जैसे रेगिस्तान है, और सदाबहार वन, सुंदरवन जैसे आपने नाम सुना होगा, जो मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा और आपके झारखंड में किस वन है, वो भी वन यहाँ पे हैं। यह और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी, बरसात भी देखने को मिलेगा, जाड़ा भी देखने को मिलेगा। बाकी किसी देश में आप ये सभी मौसम नहीं देख सकते हैं। आप रशिया चले जाइए, यहाँ ठंड ही पड़ती है, वहाँ नॉर्मल ठंडी 2 डिग्री 3 डिग्री चलती है। हम लोग के यहाँ दिसंबर में जब विंटर स्टार्ट होते हैं, वैसे तो नवंबर में शुरू हो जाते हैं, लेकिन दिसंबर में कहते हैं कि विंटर अपने चरम पे होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री तक आता है। तो ये भी है, गर्मी में आप 45 डिग्री तक टेम्परेचर भी चले जाते हैं। बरसात भी यहाँ बहुत होती है, और इसकी जो लंबाई है वो आपको मैंने बताया जैसे 3214 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। और भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आपको तेलुगु, आंध्रा ये सब मिलेगी, तेलंगाना में तेलुगु मिलेगी, तमिलनाडु में तमिल आपको मिलेगा, कर्नाटक में कन्नड़ मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको मराठी मिलेगा, उत्तर पूर्व राज्य जैसे हैं आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब हिंदी भाषा है, गुजरात में आपको गुजराती भाषा मिलेगा। इस तरीके से भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृति भी कई हैं भारत में। पर्यावरण से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, जैसे आप साउथ में चले जाइए, साउथ में आपको जाड़ा नहीं मिलता है, दक्षिण भारत में बहुत कम जाड़ा रहता है उत्तर भारत की अपेक्षा में। सभ्यताएं भी अलग अलग होती हैं, विचारधाराएं भी हर जगह की अलग अलग हैं। तो ये सभी चीज़ जो है एकमात्र दुनिया का एकमात्र हमारा भारत देश है जहाँ पे ये आप इसके ले सकते हैं। भारत के जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो भूमि जो साझा करते हैं भारत का 43.24%, जबकि जो शीर्ष 10 कुल भूमि है वो 68.85 का हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका सबसे बड़ा हिस्सा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं कहूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ये फ्रेंड्स कुछ इंडिपेंडेंस डे पे कुछ रिलेटेड आपको मैं बताया था, साथ में जो भारत की कुछ विशेषताएं वो भी है। इस पे एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें भारत के जितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी सभी के बारे में पूरा विस्तृत मैं आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय पर्व मैंने बोला था 15 अगस्त।
दूसरा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये 26 जनवरी को हर साल भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है और भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। भारत वास्तव में एक गणतंत्र राज्य बन गया। इस समारोह की स्मृति में देश भर में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। देखिए, गणतंत्र दिवस जो है, इस दिन भारत का संविधान जो है, संविधान अस्तित्व में आया था 1950 26 जनवरी को। उसी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, जनगण मन को भी आपको बता दिया गया था कि जनगण मन ही भारत का राष्ट्रगान होगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है? 15 अगस्त को झंडा लाल किले से फहराया जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन भी झंडा लाल किले से फहराया जाता है, लेकिन इस दिन भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति, वो झंडारोहण करते हैं। फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार मैंने बोला, इसमें से 2 त्यौहार मैंने आपको बता दिए हैं। पहला 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, दूसरा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तीसरा जो त्यौहार होता है वो कौन सा होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं फिर आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा है भारत का तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार। चलिए, अब कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे में, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान के जो तत्कालीन राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनका नाम कलराज मिश्रा है। राजस्थान के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एंड विच कंट्री विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ अमेरिका? इसका सही जवाब है इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपने दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वो पहला खाड़ी देश बन गया है। अब इंग्लिश में देखते हैं आपके लिए। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड टू नॉर्मलाइज relation between both countries. Under this agreement, Israel has agreed to give up its claim in the West Bank area of the Palestine. At the same time, the UAE agreed to restore the full diplomatic relation with Israel. It has become the first Gulf country to do so. अब मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये है आपका यूएई। यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। यूएई देखिए अरब देश का एक देश है। आप सुने होंगे अरब की खाड़ी, यहाँ देखिए पर्सियन अरेबियन गल्फ, इसी को अरब की खाड़ी कहते हैं। ये है यूएई का नेशनल फ्लैग। देखिए, अब यहाँ पे यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद। अब इजराइल और यूएई के बीच में एक समझौता हुआ है। उससे पहले आप इजराइल का मैप देखिए। ये जब यहाँ पे 1946 में जब इजराइल का बोला गया था, तो ये वाइट वाला एरिया जो देख रहे हैं वो इजराइल था, बाकी पूरा फिलिस्तीन था। फिर इजराइल का ये दावा था कि यहूदियों के साथ फ़लस्तीनियों ने बहुत अत्याचार किए हैं, वो उसके तहत वो ये पूरी एरिया को अपना मानता था। फिर 1947 में जब यूएन के गठन में इजराइल को मान्यता है, तो यूएन के तहत इजराइल को इतना क्षेत्र दिया गया। फिर 1947 में 67 में इजराइल का ये बना नक्शा। अब जो इजराइल का नक्शा है वो ये है। इसमें देखिए कुछ कुछ जो ग्रीनिश जो है वो फ़लस्तीन।
तो अब जो अमेरिका ने जो समझौता कराया है, ये देखिए जो वेस्ट की तरफ, जो समुद्र की तरफ जो ग्रीन हिस्सा है, उस वेस्ट हिस्से को, फ़लस्तीन को इज़राइल ने जो उस पर दावेदारी कर रहा था कि वो भी मेरा है, तो उसको छोड़ दिया गया है। इज़राइल ने इस एग्रीमेंट के तहत उसको छोड़ दिया। इसके बदले में यूएई ने क्या किया है कि जैसे आप जैसे सुनते होंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन, जैसे भारत के जो राजदूत हैं वो अमेरिका में भी बैठते हैं और यूएई में बैठते हैं, तो ये एक होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन, यूएई के भी डिप्लोमेट भारत में बैठेंगे। इस तरीके से क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं। तो अभी तक कोई भी अरब देश इज़राइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा था, तो यूएई जो है पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए इज़राइल से तैयार हो गया है। इज़राइल के जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है। ये है इज़राइल का नेशनल फ्लैग। और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने ऐतिहासिक समझौता कराया है इज़राइल और यूएई के बीच में। अब यूएई की बात हो रही है, तो यूएई बॉर्डर किन किन देशों से शेयर करता है। यूएई ओमान से बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर शेयर करता है और अरब की खाड़ी से बॉर्डर शेयर करता है। अरब की खाड़ी में यूएई का जो तेल संरक्षण वो भी बहुत बड़ा है, तेल के लिए बहुत बड़ा इसको संगठन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार कर दिया है? Which senior lawyer has been recently been convicted by the Supreme Court in a contempt case? इसका सही जवाब है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया। उनकी सज़ा 20 अगस्त को बहस होगी उनकी सज़ा पर। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ में इस मामले में भूषण को दोषी माना गया था। The Supreme Court has held senior advocate Prashant Bhushan guilty in the contempt case. His sentence will be debated on 20th of August. The court had on July 22 issued a show cause notice to Prashant Bhushan in this case. The hearing in the case was completed on 5th August. A bench of Justice Arun Mishra, Justice B.R. Gawai and Justice Krishna Murari held Bhushan guilty in this case. देखिए जो प्रशांत भूषण पे जो केस था उसमें 22 जुलाई को कोर्ट ने एक शो कॉज नोटिस प्रशांत भूषण के लिए इशू किया था, लेकिन उस एयरिंग में 5 अगस्त को जब वो एयरिंग कंप्लीट हो गई तब तक प्रशांत भूषण अब प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसके लिए उनको दोषी मानते हुए उन पे जो सज़ा है वो 20 अगस्त को डिबेट होगा उस पर। देखिए ये है प्रशांत भूषण जिनको दोषी मानते हुए सज़ा दी गई है। ये है भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हैं भारत के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम शरद अरविंद बोबडे है जो भारत के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में ही मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? हाउ मैनी मिलियन यूएस डॉलर डिड इंडिया प्रोवाइड टू मालदीव रिसेंटली? इसका सही जवाब है सी, 500 मिलियन यूएस डॉलर। भारत ने मालदीव को 500 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की है। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू किए जाने वाली परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगी, गिलुफाकू और थिलाफोर्क
फुकी से जुड़ेगी। अब ये 3 महाद्वीप कौन है, अभी मैं आपको मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर प्रसाद announced that the government of India will provide a grant of US $100 million and the loan of the US $400 million to Maldives. This money will be used for the connectivity project. This project to be implemented in Maldives with the financial assistance of India will be the largest infrastructure project in the Maldives. It is a 6.7 kilometer bridge construction project that will connect Male in Maldives with 3 other neighboring islands, Vilangi, Gufali and Tisufali. देखिए, ये मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पे भारत, इधर आपको श्रीलंका दिख रहा है, इधर आपको ये मेल जो है मालदीव्स इधर दिख रहा होगा। इसकी जो 3 आइलैंड है इधर, इनको जोड़ेगा पुल के थ्रू। 6.7 किलोमीटर के बीच में ये पुल बनेगा। इसकी लागत जो है $500 मिलियन है। इसमें $100 मिलियन भारत ने ग्रांट किए हैं और $400 मिलियन का लोन दिया है। भारत के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये हैं एस जयशंकर प्रसाद। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? Which of the following countries successfully tested the advanced missile defense system ARROW 2? ARROW 2 इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने ARROW 2 का सक्सेसफुली जो है पर सफल परीक्षण कर लिया है। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया। Israel successfully launched tested the advanced missile defense system ARROW 2. The missile has been developed against the medium-range rocket fired from the Lebanon and the Gaza in 2019. The United States and Israel jointly successfully tested the Arrow 3 in Alaska. The system was developed by the Israel aerospace industry and the American company Boeing. देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये इजराइल का मैप है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये देखिए ये है एरो 2। इसको इजराइल ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। जो ये एरो 2 जो मिसाइल है, इसको जैसे जो है लैंड से आप कहीं भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका एक जो मिशन सिस्टम होता है वो ये है। जैसे आप S-400 का देख रहे होंगे, वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, वैसे ही ये उसको बनाया गया ताकि इसको कहीं से भी लॉन्चर है, इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है कहीं भी से भी। आप ये किसी भी डायरेक्शन में, और इसको इतना डायरेक्शन में बनाया गया है ताकि जो गाजा और से आते हैं जो रॉकेट मध्यम दूरी के लेबनान से, उनको ये प्रतिरोधक कर सके, उनको वहीं पे गिरा सके, ताकि जब उनकी तरफ से गाजा और लेबनान की तरफ से कोई रॉकेट इजराइल के लिए छोड़े जाएं तो इजराइल इससे रॉकेट छोड़ दे, मिसाइल छोड़े, वो उन्हीं के क्षेत्र में उस रॉकेट को वहीं पे गिरा करके वहीं पे नष्ट कर दे, इजराइल के नागरिकों को और इजराइल में कहीं भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में हाल में ही किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन एरिया हैज़ रिसेंटली रिलीज रैंकिंग ऑफ द स्टेट अंडर विच स्कीम? इसका सही जवाब है ए, अमृत योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल में ही अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर किया करके पहला स्थान लिया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवेज सिस्टम प्लांट का निर्माण, हरित स्थानों के सुधार करना। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे जो 75.08% नंबर प्राप्त करके है, जबकि तीसरे पे तेलंगाना है 74.04 नंबर पर।
प्रतिशत पर। उसके बाद चौथे स्थान पे गुजरात है, पाँचवें पे कर्नाटक, छठे पे आंध्र प्रदेश, सातवें पे मिजोरम, आठवें पे मध्य प्रदेश, नौवें पे चंडीगढ़ और 10वें नंबर पर अंडमान निकोबार है। The Ministry of Housing and the Urban Affairs has released the ranking of the state under the Amrit scheme. Odisha has secured the first position by scoring 85.67%. The purpose of this scheme is to provide the piped water supply to households in the urban area of the state. The objective of this scheme is to construct the sewage treatment plant in the cities and improve the green space. After Odisha, Chandigarh is the second number, third number is on Telangana, and the fourth number is Gujarat, fifth number Karnataka, sixth number Andhra Pradesh, seventh number Mizoram, eighth number Madhya Pradesh, ninth number Chandigarh, and 10th and the last is the Andaman Nicobar. 10 जो है शीर्ष के माने जाते हैं, उनको लागू किया गया था उन पे। तो जो रैंकिंग आई है उसमें उड़ीसा राज्य सबसे पहले आया। ये देखिए, ये अमृत योजना है, इसका पूरा नाम जो है अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखिए, आप इसका जो लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी फ़ोटो बनी हुई है। इसमें भारत देखिए अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड द अर्बन, इसमें आप देखिए क्या क्या बना हुआ है। पहले आपको उचित सामान लाने जाने के लिए गाड़ियाँ का प्रबंध किया जा सके, अच्छी सड़कें हों, आप वहाँ पे खेलने का हो, परिवार को एक अच्छा जीवन मिल सके, वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छा घर हो, सुरक्षा के लिए यहाँ पे रिसाइकिल की तरह डस्टबिन हो, और सुरक्षा में आपको सब कुछ एकदम क्लियर, हॉस्पिटल का पूरा इंतज़ाम हो, और वहाँ पे आपको नेबरहुड के भी बहुत अच्छे हो, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी हो। इस तरीके से अमृत योजना की लॉन्च की गई थी अटल बिहारी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल नेपाल में साउथ एशियन गेम में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीट पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन बैंड फॉर द 3 एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान हु वॉन द मेडल इन साउथ एशियन गेम्स इन नेपाल लास्ट ईयर? इसका सही जवाब है सी, 4 साल। 4 साल के लिए 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों एथलीट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया था फ्रेंड, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पाकिस्तान के जो 3 खिलाड़ी हैं, डोप टेस्ट में फेल हो जाने के बाद पिछले साल साउथ एशियाई गेम के मेडल वापस ले लिया गया। इसके साथ ही तीनों एथलीट्स पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इनमें से जो 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हुआ, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीट्सों को दे दिया जाएगा। The 3 Pakistan players have withdrawn their last year South Asian Game medal after the failing the drop test. Along with this, 4th year ban have been imposed on the all 3 athletes. 2 of these athletes have won gold and 1 bronze in the last year games. The 4th year ban on these players has come into force from 3rd of December 2019, which will remain till of 2nd December 2023. According to the rule, the medal will be snatched from the 3 and given to other athletes who are being behind them. देखिए, ये 3 खिलाड़ी जो हैं, इन पे डोपिंग टेस्ट में ड्रग्स लेने के उसमें इन पे बैन लगाया गया, 4 साल के लिए बैन है। इनका जो बैन शुरू हुआ था वो 3 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, जो कि 2 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इनके पीछे जो खिलाड़ी थे, जैसे ये फर्स्ट सेकंड आए तो इनके फर्स्ट आए, तो इनके बाद के जो खिलाड़ी थे उनको ये मेडल दे दिया जाएगा रूल के मुताबिक। और ये तीनों खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन हो गया है। ये एशियन गेम जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की ऊंचाई दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? अकॉर्डिंग टू द स्टडी बेस्ड सैटेलाइट डेटा, इन विच स्टेट are the habitats of hornbill birds
are endangered due to high rates of deforestation? इसका सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उस वजह से हॉर्नबिल बर्ड जो है उनके रहने के स्थान को बहुत डेंजर हो गया है और उनके सारे रहने के स्थान को काट दिया गया है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन पर 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पाम्पुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया। पाम्पुम रिजर्व फॉरेस्ट में जो वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पाम्पुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां ग्रैंड, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितवन का निवास स्थान है। The study based on the satellite data covered 862 kilometers. It is in the Pampum Reserve Forest, spread over the area. The annual rate of the deforestation in the Pampum Reserve Forest is 8.2 square kilometer. This Pampum Reserve Forest is the home to 3 species of large, colorful, fruit-eating hornbill: the great, the writ, and the oriental plight. जो हॉर्नबिल पक्षी है उसका ये हैबिटेट निवास स्थान था, जिसको वहाँ पे जो 862 किलोमीटर का पाम्पुम रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के तहत उसको हटाया जा रहा है। देखिए अब मैं पहले हॉर्नबिल पक्षी की बात करता हूँ। देखिए ये हॉर्नबिल पक्षी की एक अलग इमेज दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। ये इसके 4 देखिए, ग्रेट हॉर्नबिल, ब्रेथ हॉर्नबिल, रफस नेक्ड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल, ये 4 तरीके की प्रजाति होती है हॉर्नबिल की, जो अरुणाचल प्रदेश के टम्पम रिजर्व फॉरेस्ट के पास पाई जाती हैं और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ये देखी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की आप मैप देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है आपका म्यांमार से और भूटान से, और स्टेट बॉर्डर शेयर करता है असम से आपका स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं जनरल BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय लांबा है। ये हॉर्नबिल पक्षी है। इसी को जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पाम्पम रिजर्व फॉरेस्ट में, इसमें वहाँ के इनके निवास स्थान खतरे में आ गए हैं। और 862 किलोमीटर डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है? मुझे ये डिफॉरेस्टेशन करना अच्छी बात नहीं। जितना आप पेड़ को काटेंगे उतना ही ये सब जो बाढ़ आती हैं, अर्थक्वेक आती है, उसी की वजह से आते हैं। आप जितना हो सके प्लांटेशन करिए, पौधों को लगाइए, ये आपकी इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करेंगे। जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतना इन्वायरमेंट हमारे देश का खराब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश के सुमित्रा द्वीप पर माउंट सेनाबन ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिबाउंडेड इन द माउंट सेनाबन वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो सुमात्रा सिंगबन वोल्केनो है वहाँ पे फिर से उद्गार हुआ है ज्वालामुखी का। हाल में इंडोनेशिया के सुमित्रा द्वीप पर माउंट सिनामन ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद 2014 और 2016 में इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। माउंट सिनामन इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। Recently, the Mount Sinabung on the island of the Sumatra, Indonesia, has rebounded in the volcano. It is noteworthy that this volcano was reactivated in the year 2010 after 400 years of inactivity. After this year 2010, in the year 2014 and the year 2016, this volcano has erupted. Mount Sinabung is the one of the more than 120 active volcano in the इंडोनेशिया में 120 ज्वालामुखी हैं, जो उनमें से एक जो है माउंटेन सिनाबन वोल्केनो है।
देखिए ये किस तरीके से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, इतना भयानक है कि कहा जाता है कि 2010 में पहली बार 400 साल के बाद, 400 ईयर्स के बाद इसका उद्गार हुआ था। लेकिन उसके बाद 2014 में फिर हुआ, फिर 2016 में हुआ, अब फिर 2020 में इंडोनेशिया में इसका उद्गार हुआ है। ये देखिए आप फोटोज से देखिए कितना भयानक है वहाँ पे। और इंडोनेशिया में कुल 120 ज्वालामुखी हैं। उनमें से एक ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है माउंट सिनामन का ज्वालामुखी है, जो 400 साल तक निष्क्रिय है, लेकिन अचानक पिछले 10 साल से लगातार हर 2 साल 4 साल पे सक्रिय हो जा रहा है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम जकार्ता है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जोको विडोडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने किस देश से अपने ऋण और तेल के आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? फॉर विच कंट्री Saudi Arabia has exhausted its debit and oil supply, ended the decades of old friendship between the two countries? इसका सही जवाब है सी, पाकिस्तान से। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने सभी दशकों पुरानी दोस्ती को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने को आधिकारिक पुष्टि की। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए के कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें से 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण के लिए दिया था सऊदी अरब ने पाकिस्तान को। Saudi Arab has announced to break the decades-old relationship with Pakistan. Saudi officially confirmed to stop the supply of debit and the oil to Pakistan. At the same time, Saudi also asked Pakistan to repay the loan of 7,482 crore. Saudi gave a loan of 6.2 billion US dollar to Pakistan in 2018. Out of this, $3 million are given taking and storage petroleum products। जो 6.2 बिलियन US डॉलर का लोन दिया गया था पाकिस्तान को, उसमें से 3 बिलियन डॉलर जो है वो पेट्रोल लेने और स्टोर करने के लिए दिया गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। देखिए अब मैं सऊदी अरब के बारे में आपको बता दूं। देखिए पहले ये देखिए, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो बॉर्डर है वो इराक से भी शेयर होती है, जॉर्डन से भी शेयर होती है, यहाँ पे रेड सी भी है, और यमन से भी शेयर होती है, ओमान और यूएई से भी सऊदी अरब की बॉर्डर शेयर होती है। अरब के देशों में सऊदी अरब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना गया है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। सऊदी के जो किंग हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। सऊदी की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। अब इधर मैं आपको बता दूं, ये देखिए पाकिस्तान है, ये थोड़ा सा मैप में आपको एडजस्ट करके दिखाऊं, ये पाकिस्तान है। इसका बॉर्डर भारत और अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ शेयर होता है, और अरेबियन सी में भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। ये सऊदी अरब का ये नेशनल फ्लैग है। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ये है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी। देखिए शाह महमूद कुरैशी ने OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसमें कहा था कि OIC जो है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हर बार भारत के जो कश्मीर मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान के, उसको बार बार OIC में उठाने की कोशिश कर रहा है। OIC उसको नहीं मान रहा है। उस पर उसने सऊदी अरब के जो किंग है और सऊदी अरब को कुछ आपत्तिजनक बोल दिया, जिस वजह से सऊदी अरब ने ऐसा स्टैंड ले लिया कि उसने पाकिस्तान से अपने सारे रिलेशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और जो पाकिस्तान को उसने लोन दिया था अब तक, वो सभी लोन को 7,482 करोड़ के लोन को रीपे करने, मतलब भुगतान करने के लिए पाकिस्तान को बोल दिया है। अब पाकिस्तान तो वैसे ही इकॉनमी वहाँ की डाउन है,
अब देखते हैं पाकिस्तान कैसे पेमेंट करता है। पाकिस्तान जाएगा फिर चीन के पास, फिर चीन उसको बोलेगा तुम ये करो तब हम तुमको लोन देंगे, तो एक अलग चीज़ हो गया वो तो। अब पहले OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसको जो है 25 सितंबर 1969, 25 दिसंबर 1969 में इसको बनाया गया था। इसके 57 मेंबर देश हैं। OIC जो बोला जाता है उसमें जो है पार्लियामेंट यूनियन ऑफ OIC मेंबर स्टेट इसको बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेड्डा सऊदी अरब में है। जेड्डा जो है सऊदी अरब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, वहाँ पे OIC का हेडक्वार्टर है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 1959 में की गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते ख़त्म करने और जो भी पैसे हैं उसको क्यों लेने का ऐलान कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछता हूँ, विश्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई। फ्रेंड्स, जितने भारत के जितने स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ, उन सब के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। उससे पहले मैंने रेलवे के जितने डिवीज़न थे, जितने जोन थे, सबके बारे में विद डिटेल आपको पूरा बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट्स आपके बैंक है और IMF, इन सब से रिलेटेड जो भी होगा मैं आपसे बताऊंगा और डेली इस पर कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, विश्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। डेली करंट अफेयर्स क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा को रेगुलर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।